वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने जो है दक्षिण के राज्य 700 से लेकर के 1200 ईस्वी तक जो चली, इसके कुछ टॉपिक्स पे हमने डिस्कशन किए थे। आज की वीडियो में जो है हम दक्षिण के ही कुछ राज्यों की बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखें। चलते हैं अपने टॉपिक्स पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का जो टॉपिक्स है दक्षिण भारत की स्थापत्य कला। ठीक है, यानी दक्षिण जो भारत है उसकी स्थापत्य कला क्या रही है, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो आप लोग देख रहे हैं, इसमें बताया गया है कि चोल वंशीय शासकों और समृद्ध व्यापारियों ने अत्यधिक विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया। दक्कन और दक्षिण भारत के अन्य शासकों ने भी अनेक भव्य मंदिर बनवाए। कहा गया है कि चोल वंश का जो भी शासक थे, ठीक है, वो समृद्ध व्यापारियों और अत्यधिक विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया। दक्कन और दक्षिण भारत के अन्य शासकों ने भी अनेक भव्य मंदिर बनवाए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है महाबलीपुरम के रथ और तटीय मंदिर। देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर है ये तट रथ दिया हुआ है। ये कहाँ का है? महाबलीपुरम के रथ और तटीय मंदिर की यहाँ बातें की जाएगी। तो कांचीपुरम के पल्लव शासकों के काल में दक्षिण में दो प्रकार के स्थापत्य कलाएं विकसित हुई। पहला थी चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर और संरचनात्मक मंदिर, जो ईंट मिट्टी और गारे से बनाए जाते थे। यहाँ पर दो तरह की मंदिर विकसित की गई। पहला चट्टानों को काट करके, और दूसरा है जो संरचनात्मक मंदिर बनाया गया है। संरचनात्मक मंदिर में जो होता है ईंट बालू मिट्टी गारा ये सब से मिलाकर जो बनता है उसे संरचनात्मक मंदिर कहते हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिर पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा बनाया गया। कहा गया है कि महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर है वो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा बनाए गए। इन्हें रथ कहा जाता है। प्रत्येक रथ मंदिर एक ही विशाल चट्टानों को तराशकर बनाया गया है। इनमें कुछ ही दूरी पर ईंट और गारे से बना तटीय मंदिर है, जिसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। ठीक है, महाबलीपुरम का जो है नरसिंह राम प्रथम ने किया था। ठीक है, और इसके बगल में ही ईंट और गारे से बना हुआ मंदिर है, जिसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। उसके बाद आता है अगला टॉपिक्स है तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। तो इस मंदिर का निर्माण लगभग 1000 ईस्वी में चोल शासक राज प्रथम द्वारा भगवान शिव के सम्मान में किया गया था। यह मंदिर दक्षिण भारत का संभवतः सबसे विशाल मंदिर है, जिसका आकार पिरामिड नुमा है और विशाल शिखर यानी 57 मीटर ऊंचा है। यह 13 क्रमिक मंजिलों से निर्मित है। मंदिर की भीतरी दीवारें देवी देवताओं के चित्रों और भव्य मूर्तियों से सजाई गई है। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने अपनी नई राजधानी गई कोंड चोलपुरम में एक भव्य मंदिर बनवाया। इसके बाद आते हैं हेलेविड का होयसलेश्वर मंदिर। इस मंदिर का निर्माण होयसलेश्वर शासकों ने द्वार समुद्र यानी आधुनिक हेलेविड में कराया गया था। उन्होंने 1110 ईस्वी से 1310 ईस्वी तक शासन किया। इस मंदिर की भीतरी और बाहरी दीवारों पर शानदार नक्काशी की गई है। प्रवेश द्वार को बेहतरीन मूर्तियों से सुसज्जित किया गया है। देखिए यहाँ पर जो है बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर का दिखाया गया है। तो दक्षिण भारतीय मंदिरों की विशेषता अब हम जानते हैं यहाँ कि जो दक्षिण का जो है भारतीय मंदिर उसकी विशेषताएं क्या रही है। ठीक है, तो दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली के स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने हैं। स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली उत्तर भारतीय नगर शैली से अनेक दृष्टियों से भिन्न है। उत्तर भारत में मंदिर बनाने के लिए ईंट और गारे का प्रयोग किया गया है। इन्हें संरचनात्मक मंदिर कहा जाता है।
द्रविड़ मंदिर ज़्यादातर विशाल आकार की चट्टानों की तराश कर बनाए गए हैं। इन मंदिरों के गोपुरम कहे जाने वाले प्रवेश द्वार उत्तर भारत के मंदिरों में नहीं पाए जाते हैं। दक्षिण भारत के मंदिर सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र थे, इसलिए उत्तर भारत के मंदिरों की तुलना में दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रांगण और पूजा कक्ष भी बड़े हैं। चोल काल में मंदिरों में अनेक क्रियाकलाप आयोजित किए जाते थे, जैसे कि संगीत समारोह व नृत्य कार्यक्रमों तथा मेलों और उत्सवों का आयोजन, जिनके दौरान विभिन्न प्रकार के खेल और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थी। मंदिरों में पूजा व अन्य कार्यक्रमों के लिए विभिन्न प्रकार के लोगों जैसे कि पुजारियों, गायकों, रसोइयों और माला बनाने वाले आदि की आवश्यकता होती थी। ग्राम सभा की बैठकें भी मंदिर में ही आयोजित की जाती थी। मूर्तियाँ तो चोल शासकों द्वारा बनाई गई मूर्तियाँ अधिकतर धातुओं विशेषकर कांसे का होता था, जो अपनी पूर्णतः मनोहरता और सादगी के लिए प्रसिद्ध है। कांस्य की बनी नटराज यानी शिव की मूर्ति अपनी मनोहरता और पूर्णता की दृष्टि से आज भी बेमिसाल है। उसके बाद आते हैं शिक्षा, भाषा और साहित्य। जो चोल शासक था उस समय की जो शिक्षा, भाषा और साहित्य क्या थी दक्षिण भारत की, तो प्राय सभी मंदिर विद्या, कला, संस्कृति और साहित्यिक क्रियाकलाप के केंद्र बन गए। मंदिरों द्वारा संचालित विद्यालयों में ज्योतिष शास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा विज्ञान और गणित जैसे अन्य लौकिक विषय भी पढ़ाए जाते थे। चोल राजाओं के काल में तमिल, तेलुगु और कन्नड़ जैसी द्रविड़ भाषाओं में काफ़ी साहित्य रचनाएं की गई। 9वीं शताब्दी में कंबन ने संस्कृत महाकाव्य रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद किया। इसे कंबन रामायण कहते हैं। धर्म, चोल वंशीय शासक भगवान शिव के उपासक थे, किंतु वे अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु थे, यानी मानते थे। शंकराचार्य इस काल के सबसे अधिक उल्लेखनीय धर्माचार्य थे। शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ था। उन्होंने अपनी अद्वैत दर्शन यानी ईश्वर एक है अर्थात अद्वैतवाद का उपदेशक देने के लिए संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। 11वीं शताब्दी में एक अन्य महान धार्मिक संत रामानुज ने भक्ति का या ईश्वर के प्रति वास्तविक समर्पण का उपदेश दिया। तमिलनाडु में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व अलवार और नयार संतों ने किया। अलवार संत भगवान विष्णु के और नयार संत भगवान शिव के उपासक थे। उन्होंने भक्तिपूर्ण गीतों की रचना की। उन्होंने धार्मिक कर्मकांड और जातीय भेदभाव का विरोध किया। उन्होंने सभी व्यक्तियों के बीच समानता पर बल दिया। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नया संप्रदाय विकसित हुआ, जिसे लिंगायत संप्रदाय कहा जाता है। इस आंदोलन की शुरुआत वासव द्वारा की गई। लिंगायत संप्रदाय के लोग शिवलिंग यानी ईश्वर की सृजन शक्ति का प्रतीक की उपासना करते हैं। चोल कालीन अभिलेख। अब यहाँ पर देखिए, चोल कालीन अभिलेख की बात किया गया है कि चोल काल में अभिलेख क्या और किस तरह से होती थी। तो चोल शासकों की उपलब्धियाँ शिलालेखों और ताम्रपत्रों पर लिखे गए हैं। अभिलेखों के रूप में अंकित है। यह अभिलेख तंजावुर, तिरुवलनाडु और त्रिची आदि अनेक स्थानों पर पाए गए हैं। इन अभिलेखों में चोल शासकों द्वारा चलाए गए विभिन्न सैन्य अभियानों का वर्णन किया गया है। इन अभिलेखों से ग्राम सभाओं के गठन और उनकी कार्यप्रणाली के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। चोल कालीन अभिलेख तमिल और संस्कृत भाषा में भी लिखे गए हैं। यहाँ पर देखिए चोल युग के शिलालेख दिखे गए हैं, जो बुक में आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो पढ़ाया गया उसका कुछ जो है समरी यहाँ पर है, तो इस समरी को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप लोग ज़रूर पढ़ें इसे।
अब वीडियो को पूरा देखें। तो पहला पॉइंट, मध्यकाल में उत्तर और दक्षिण भारत के लोगों के बीच निकट संपर्क स्थापित हुआ। दूसरा पॉइंट, चोल राजवंश ने राज प्रथम और राजेंद्र चोल के काल में अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा फिर से प्राप्त की। थर्ड पॉइंट, राजेंद्र चोल के शासनकाल को चोली यानी चोलों का स्वर्ण युग कहा जाता है। फोर्थ, चोल साम्राज्य का प्रशासन अत्यधिक सुव्यवस्थित था। संपूर्ण चोल साम्राज्य अनेक प्रांतों में बटा हुआ था जो मंडलम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक मंडलम अनेक जिलों में बटा हुआ था जो बलनाडु के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट, ग्राम सभा के सदस्यों के पढ़ा लिखा और प्रशासनिक मामलों का जानकार होना आवश्यक था। सभा ग्रामवासियों के बीच उत्पन्न विवादों को सुलझाती थी, कर वसूल करती थी तथा मंदिरों और विद्यालयों का प्रबंधन करती थी। नेक्स्ट पॉइंट, चोल काल में बृहदेश्वर मंदिर और अन्य भव्य मंदिर बनवाए गए। होयसलेश्वर मंदिर भी इस काल की कला और साहित्य कला का एक सुंदर नमूना है। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण भारत में जाति प्रथा प्रचलित थी। निचली जाति के लोग को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, चोल वंशीय शासक भगवान शिव को उपासक थे, किंतु वे अन्य धर्मों के प्रति भी सम्मान आदर भाव रखते थे। तमिलनाडु में भक्ति आंदोलन अलवार और नयार संतों के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, तो इस तरह से ये समरी भी हमने आपको पढ़कर बता दिया। आगे है अभ्यास। तो अभ्यास पहला में बोला गया है बहुविकल्पी प्रश्न, सही उत्तर पर सही का निशान लगाना। जैसे महाबलीपुरम के रथों का निर्माण निम्नलिखित किन शासकों द्वारा किया गया? चेरा शासक, पल्लव शासक, चूल शासक, पांड्य शासक, किसके द्वारा किया गया? आप उसको जो है अपनी जो है हिस्ट्री का कॉपी में आप लोग जो है लिखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 में निम्नलिखित को सम्मिलित करें, मिलान करें। चोल की राजधानी कहाँ है? तटीय मंदिर। ठीक है, तो इस तरह से इसका मिलान करेंगे। नंबर 3 में है निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर संक्षेप में देना है, यानी 600 ईस्वी से 630 ईस्वी तक शासन करने वाले पल्लव वंशीय शासक का नाम बताइए। क्या था? तो आपको नाम बताना है उसका। ऑप्शन नंबर 4 में है, यानी क्वेश्चन नंबर जो है 4 है, निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो उत्तर देना है ऑप्शन नंबर 5 में प्रोजेक्ट क्रियाकलाप है, तो ये सब आपको अभी नहीं करनी है। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम जो है ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर को स्टडी कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।